हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 29 अप्रैल का डीडी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का किया इनॉग्रेशन। इसके पहले काशी में पूजा अर्चना की थी। राजा रघुवंशी केस में सोनम रघुवंशी को मिली बेल, शिलांग छोड़ने की परमिशन नहीं। वेस्ट बंगाल की 142 सीट्स पर आज वोटिंग, कई जगहों से आई वायलेंस की खबरें। एनएमसी ने एमबीबीएस सीट पर लगी 150 सीट्स की मैक्सिमम लिमिट को हटाया, स्टूडेंट्स को बड़ी राहत। पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में अराउंड 20 मिनट्स तक पूजा अर्चना की। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो बीजेपी लीडर्स ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके पहले पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका वेलकम किया। रोड शो के दौरान बीजेपी वर्कर्स ढोल नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। काशी से पीएम मोदी हरदोई पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान पीएम ने एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाए और सीएम योगी के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबे यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 आवर्स में पूरी होगी, जिसके लिए अब तक 11 से 12 आवर्स का टाइम लगता था। यह एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। यहाँ पर पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर्स भी बनाए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर, फूड कोर्ट और ठहरने की जगह जैसी कई फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। रोड पर रंबल स्ट्रिप बनाई गई हैं। इन स्ट्रिप पर व्हीकल्स के टायर आते ही ड्राइवर को वाइब्रेशन फील होगा, जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो कि देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप बनाए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे 5 इयर्स में बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने के लिए अराउंड 37,350 करोड़ रुपीस की लागत आई है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और एफआईए ने कहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल महंगा होने से उनका ऑपरेशन कॉस्ट 20% तक बढ़ गया है। एफआईए ने इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक रिपोर्ट भी भेजी है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, डोमेस्टिक एयरलाइंस का ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि कंपनीज ऑपरेशंस रोकने या फिर अपनी फ्लाइट्स को खड़ा करने की कगार पर पहुंच गई है। एफआईए ने गवर्नमेंट से एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करने की डिमांड की है, जिससे एविएशन सेक्टर लॉसेस को कवर कर सके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 90 इयर्स की महिला से कहा है कि उनके केस की नेक्स्ट हियरिंग अब 2046 में होगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक 90 इयर्स की महिला और उसकी बेटी का अपनी हाउसिंग सोसाइटी के साथ कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद महिला ने डेफेमेशन का केस कर दिया था। ये मामला ईयर 2015 से चला आ रहा है। इस मामले में अब जस्टिस जितेंद्र जैन ने कहा है कि इसमें इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा कि अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग आने वाले 20 सालों तक नहीं हो सकेगी। इसके पहले 20 अप्रैल को हाई कोर्ट ने दोनों पार्टी से सेटलमेंट करने के लिए कहा था। इसमें हाउसिंग सोसाइटी चलाने वाले लोगों ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑफर की, लेकिन महिला इस सेटलमेंट के लिए राजी नहीं हुई। इसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि दो पार्टीज की ईगो फाइट में जस्टिस सिस्टम क्लॉग हो रहा है और इसी तरह के केसेस की वजह से उन मामलों में देरी होती है जिनकी हियरिंग होना असल में जरूरी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी को बेल मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ गई है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, सोनम के पिता देवी सिंह खुद शिलांग पहुंचे और जमानत भरी। ऑल्दो कोर्ट ने इसमें एक कंडीशन रखी है, सोनम को ट्रायल के दौरान शिलांग में ही रहना होगा। अरेस्ट करने के प्रोसेस में गलतियों की वजह से सोनम को बेल मिली है। उसके एडवोकेट ने दलील दी कि 7 जून 2025 को गाजीपुर में गिरफ्तारी के टाइम रीजन क्लियर नहीं बताया गया था। कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स में क्रिटिकल एरर्स भी मिले थे। कोर्ट ने आर्टिकल 22(1) का हवाला देते हुए कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रीजन बताना कंपलसरी है। ऐसा ना करना वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें अरेस्ट फॉर्म के चेक बॉक्सेस खाली थे और चार्जशीट में सेक्शन 103 का 1 यानी मर्डर के सेक्शन की जगह सेक्शन 4031 यानी बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग का सेक्शन लगाया गया था और पुलिस की इन्हीं इनकंसिस्टेंसीज की वजह से सोनम को बेल दे दी गई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अरेस्ट किए गए 5 में से अब तक 4 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। इनमें सोनम, लोकेंद्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहिरवार और शिलोम जेम्स शामिल हैं। गाजियाबाद में आज सुबह एक 15 स्टोरी अपार्टमेंट में आग लग गई। आग गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावर डी में 9th फ्लोर पर लगी और यहां से आग बिल्डिंग के 7th फ्लोर तक फैल गई। ये आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार अराउंड 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था।
यहाँ रहने वाले सभी लोगों को सेफली बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की इंफॉर्मेशन नहीं है। मीनवाइल सीएम योगी ने इसे लेकर ऑफिसर्स को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात की। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को कांग्रेस एमपी कार्ति चिदंबरम के केस से अलग कर लिया है। कांग्रेस एमपी के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की गई थी जिसमें उन पर सस्पिशियस फंड ट्रांसफर्स का आरोप था। ये केस उनके अगेंस्ट इस एफआईआर को खत्म करने के लिए था, जिससे अब जस्टिस शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। ये वही जस्टिस हैं जो दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। वेस्ट बंगाल में आज सुबह 7 o'clock से 142 सीट्स पर वोटिंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी पीटीआई, सीएम ममता बनर्जी ने अपनी भवानीपुर असेंबली सीट के कई बूथ्स का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्शन ऑब्जर्वर बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इस सीट पर उनके ओपोनेंट बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी आज कैंडिडेट हैं और उन्हें बूथ पर जाने का राइट है, लेकिन वो इतनी भीड़ लेकर क्यों आई? मैं भी बूथ पर जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। वो डर फैलाने के लिए इतनी भीड़ लाई हैं। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, बारानगर के वार्ड नंबर 72 में ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग को रोकना पड़ा। नाराज वोटर्स का कहना है कि मशीन 5 बार बदली गई, लेकिन वोटिंग शुरू नहीं हुई। खानाकुल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में राजहाटी वन पंचायत के रामचंद्रपुर के बूथ नंबर 147 पर टीएमसी और आईएसएफ सपोर्टर्स के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि नकली पोलिंग एजेंट लगाए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी कैंडिडेट विकास सरदार ने कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने उनकी कार के शीशे तोड़े, साथ ही उनके सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश भी की गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बंगाल में वोटर्स से ज्यादा वोट करने की अपील की है। इजरायली आर्मी और इजरायल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बताया कि नॉर्दर्न गजा पर किए गए एरियल अटैक में हमास की इंटेलिजेंस विंग के एक बड़े लीडर की डेथ हो गई है। स्टेटमेंट में बताया गया है कि मारे गए व्यक्ति का नाम इयाद अहमद अब्दुल रहमान शम्बारी था, जो इंटेलिजेंस यूनिट में ऑपरेशन का हेड था। इयाद अब्दुल रहमान शम्बारी इजरायली का आर्मी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल रहता था। अलॉन्ग विद दैट, ये भी बताया गया है कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अटैक को प्लान किया था। इसी के बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच टेंशन्स बढ़ गई थी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अमेरिका टूर पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिटिश ना होते तो अमेरिकन लोग फ्रेंच बोल रहे होते। किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में हुए स्टेट डिनर के दौरान मजाक करते हुए ये बात कही कि प्रेसिडेंट ने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपियन कंट्रीज जर्मन बोल रही होती। मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा कि अगर हम ना होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। इसके बाद हॉल में ठहाके गूंजने लगे और किंग चार्ल्स के सामने बैठे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हंसने लगे। इससे पहले स्टेट डिनर में स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चार्ल्स भी इस बात पर अग्री करते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलने चाहिए। इस टूर के दौरान किंग चार्ल्स ने अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस में स्पीच भी दी एंड दिस वाज द सेकंड टाइम जब ब्रिटेन के सबसे बड़ी रॉयल पोजीशन पर बैठे व्यक्ति ने अमेरिका कांग्रेस में स्पीच दी हो। इससे पहले उनकी मां क्वीन एलिजाबेथ ने ऐसा किया था। किंग चार्ल्स ने अपनी स्पीच में अमेरिका और ब्रिटेन की कलेक्टिव हिस्ट्री की ओर इशारा किया और कहा कि ये रिश्ता सेंचुरीज पुराना है। एनएमसी ने मेडिकल एजुकेशन में बड़ी राहत देते हुए एमबीबीएस सीट्स पर लगी 150 की मैक्सिमम लिमिट और 10 लाख पॉपुलेशन पर 100 सीट के रेशियो वाले रूल को खत्म कर दिया है। 23 अप्रैल 2026 को रिलीज्ड एक नोटिफिकेशन के जरिए ये चेंज लागू किया गया है। अब मेडिकल कॉलेज जरूरी पैरामीटर्स को पूरा करने पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सीट्स बढ़ा सकेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू ने वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम समर इंटर्नशिप 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले ये लिमिट 27 अप्रैल थी। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, रेगुलर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 2 महीने यानी कि जून जुलाई की इस इंटर्नशिप में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पर वीक 20 आवर्स काम करना होगा। इसके बदले में उन्हें 11,576 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड और एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप में एक फीमेल रेसलर को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया है। मध्य प्रदेश की ओर से 57 किलोग्राम में खेलने आई इस रेसलर के पिता ने स्क्रूटनी के दौरान 2 अलग-अलग स्टेट के बर्थ सर्टिफिकेट लगाए थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट में बर्थ डेट 26 अगस्त
2010 थी, तो वहीं इसे नवंबर 2021 में रजिस्टर कराया गया था। जब ऑफिसर्स ने क्वेश्चन किया तो पिता ने राजस्थान का एक और सर्टिफिकेट दिखा दिया जिसे 2010 में रजिस्टर किया गया था। पिता का लॉजिक था कि फैमिली शिफ्ट होने के बाद मध्य प्रदेश से खेलने के लिए उन्होंने नया सर्टिफिकेट बनवाया था। ट्रैक एंड फील्ड की हिस्ट्री में दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फीमेल एथलीट एलिसन फेलिक्स ने रिटायरमेंट से वापसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। अमेरिका की 40-year-old फेलिक्स लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। रनर फेलिक्स ने कहा है कि हम में से कई लोगों को ब्रेव स्टेप ना लेने के लिए कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इस उम्र में मुझे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा चलिए इस सोच को बदलते हैं और एक बार फिर खुद को मैदान में उतारते हैं। फेलिक्स 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अगर वो एलए के लिए क्वालिफाई करती हैं तो ये उनका 6th ओलंपिक होगा। अप्रैल खत्म होने को है और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं अगले महीने यानी कि मई में होने वाले बैंक हॉलीडेज कौन कौन से हैं। इस साल मई में अलग अलग बैंक्स में अराउंड 12 डेज की छुट्टियां होंगी। अकॉर्डिंग टू आरबीआई कैलेंडर नेक्स्ट मंथ 5 संडे और 2nd 4th संडे के अलावा 5 डेज अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत यानी कि 1 मई को भी छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा और लेबर डे पर देश में लगभग सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। ऑल्दो एटीएम सर्विसेज और ऑनलाइन बैंकिंग पर इन छुट्टियों का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा मई में 12 दिन स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा। आज 29 अप्रैल को साल 2020 में लेजेंडरी एक्टर इरफान खान का निधन हुआ था। आज उनकी 6th डेथ एनिवर्सरी है। इरफान की फिल्म पान सिंह तोमर को लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा इरफान ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। तो वहीं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 ने भी तकरीबन 7,000 करोड़ का कारोबार किया था। इन फिल्मों में इरफान के सीन भले ही कम थे, लेकिन उनका रोल दमदार था। इरफान की वजह से इन फिल्मों ने भारत में भी मोटी कमाई की थी। इसके अलावा उन्होंने लाइफ ऑफ पाई, इन्फर्नो जैसी फिल्मों में भी काम किया। आज का बुक रिकमेंडेशन है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ये एक पावरफुल ऐसे है जिसे भगत सिंह ने जेल में लिखा था। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अंधविश्वास और धर्म से ऊपर उठकर रैशनल थिंकिंग को चुना। वो अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के जरिए सवाल उठाते हैं कि क्या भगवान पर विश्वास जरूरी है या इंसान अपनी समझ से भी सच्चाई तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ एथिज्म पर नहीं बल्कि करेज, सेल्फ बिलीफ और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पर भी बात करता है। एक युवा क्रांतिकारी का ये पर्सपेक्टिव आपको सोचने पर मजबूर करता है कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं और उन्हें चैलेंज करना क्यों जरूरी है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।